नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली बूस्टर की 7th क्लास। इसके पहले मैं 6 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अथर्व एकेडमी चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो उन क्लासेस को भी आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इनका नाम है निक वॉकर, जिन्हें हाल ही में केयर ऑयल एंड गैस कंपनी ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में साहित्य लेखन कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की शुरुआत की गई है भारतीय भाषाओं में साहित्य के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश में सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का बनबसा थाना देश में सर्वोत्तम 3 पुलिस थानों में शामिल होने पर सम्मानित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किसको पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में किसने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी आन से यंग ने जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो दोस्तों, यह मेट्रो स्टेशन महाराष्ट्र में बन रहा है और इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशक या जिसे डीजीसीए कहा जाता है के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है विक्रम देव दत्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है और इसका नाम था एमफैक्स 2023। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने हाल ही में किस शहर में पहली STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल RK माथुर ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, जिसे यूएल पिन कहा जाता है, लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है और इनका नाम भी याद रखिएगा, RK माथुर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी के विकास के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह साझेदारी GSP फाउंडेशन के साथ की गई है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य
निर्धारित किया है? तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन के साथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। अगला प्रश्न है, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ब्राजील के साथ अर्जेंटीना ने ही हाल ही में साझा मुद्रा नीति तैयार करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा देश दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है भारत पाकिस्तान सीमा को। साथ ही दोस्तों भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो दोस्तों सन 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने भारतीय ध्वज तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है आलम आरा, जो कि पहली ऑडियो फिल्म थी भारतीय सिनेमा की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1961 में भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर, जो कि बिहार में स्थित है, यहां महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, किस नृत्य का नाम कुलेचापुरम के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों कुलेचापुरम एक ग्राम का नाम है और कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुलेचापुरम ग्राम के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो दोस्तों यह भवभूति की रचना है, उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक चंगेज खां के वंशज कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, मुगल वंश के शासक चंगेज खां के वंशज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कार्ल विल्हेम एवं बान नेगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, नरगिस दत्त ऐसी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी। अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों जूल कार्य एवं ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों सीएफसी गैस ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण है और सीएफसी का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों 10⁻⁹ नैनो सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे आवृत्ति कहा जाता है।
अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह एसी वोल्टता को एसी वोल्टता को घटाता एवं बढ़ाता है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर। साथ ही याद रखिएगा एसी को डीसी करंट में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा तापमान के घटने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। अगला प्रश्न है एक मानव में औसत हृदय स्पंदन की संख्या का परिसर कितना होता है? तो याद रखिएगा 71 से 80 होता है, और अगर आपको एग्जैक्ट कहीं ऑप्शन में दिखे तो 72 एग्जैक्ट होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जीवाणुओं द्वारा होता है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। अगला प्रश्न है किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा फॉस्फोरिक अम्ल का या फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। साथ ही दोस्तों संचार वाली पद्धति में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो दोस्तों 1000 घन फीट प्रत्येक 10 सेकंड में आवश्यक होती है स्वच्छ हवा की मात्रा एक स्वस्थ मानव शरीर में। अगला प्रश्न है यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग एक फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु प्रदूषण करती है? तो दोस्तों यह धातु है सीसा, या जिसे लेड कहा जाता है। यही मुख्य कारण है वाहनों से होने वाले प्रदूषण का। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है परमाणु पायल का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एंग्लो न्यूबियन किसकी एक नस्ल होती है? तो दोस्तों एंग्लो न्यूबियन एक बकरी की नस्ल होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है जो कि तापीय विद्युत में या थर्मल पावर प्लांट्स में उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में आधारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो दोस्तों यह अबटू ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों याद रखिएगा अबटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश अपनी सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है एवं सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश एवं सबसे कम गुजरात। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है एवं भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल से डिस्कस किया है जो कि आपको अथर्व एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो दोस्तों याद रखिएगा द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश की चट्टानों से नहीं मिलते। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानों में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च
ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और पचमढ़ी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, नर्मदा घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सिगार चोटी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है पचमढ़ी, और महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य विषय थीम क्या रखी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य थीम थी टू इन्वेंट इन पीपल्स प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अगला प्रश्न है, कृषि जागरण के लिए किस मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कृषि जागरण के नई दिल्ली मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में पहले एवं विश्व में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो याद रखिएगा, मुकेश अंबानी को रखा गया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स की खोज की गई है? तो दोस्तों ओलंपस मॉन्स की खोज की गई है मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो दोस्तों थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है और इनका नाम है कोनल्लाबुत बिनतीदर्शन, और यह थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजन किया है? तो दोस्तों यह सरस मेला 2023 का पहला संस्करण था, याद रखिएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 21वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 2 भारतीय फिल्मों को मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों अस्का थाना उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी? तो दोस्तों यानोमामी में ब्राजील सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर आर्किटेक्ट और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण जोशी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों बालकृष्ण जोशी जी का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जो कि एक मशहूर आर्किटेक्ट एवं पद्म भूषण से सम्मानित थे। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन एवं पहला वेद होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिनकोना पौधे से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण भारत पर ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मोगली उत्सव मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिनके नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव्स। तो याद रखिएगा, सार्क में 8 सदस्य देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव्स। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे आप वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। भारत का जिम कॉर्बेट सबसे पुराना और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब शाह ने वर्ष 1591 में 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है हड्डियों तथा अस्थियों के निर्माण में। अगला प्रश्न है सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? तो दोस्तों सोल्डर लेड तथा टिन का बना हुआ मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे जो छिद्र होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों केरोसिन लैंप में छिद्रों का कार्य होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखना। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। साथ ही याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली बूस्टर की 7वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आप अगर अथर्व एकेडमी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एवं साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। और प्रैक्टिस सेट की अभी तक मैंने 13 यानी कि 13 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि आपको अथर्व एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।